हाँ जी, केदा कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया, बहुत बढ़िया होंगे। सो फाइनली एज पर द कमिटमेंट हम आ गए हैं सीए फाउंडेशन लेके फॉर दिस मे 2021 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो सर स्टार्ट कर रहे हैं हम, बिल्कुल आज स्टार्ट कर रहे हैं। और किस से स्टार्ट कर रहे हैं? हम बिजनेस लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस लॉ के साथ हम आपका सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। और क्या पढ़ेंगे सर इसमें? हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ चल रहे हैं। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इससे आज हम हमारी स्टार्ट करने वाले हैं जर्नी। किसकी? सीए फाउंडेशन की। आई होप आप बहुत एंजॉय करेंगे इस चीज को। तो प्लीज फोकस होके सब समझेंगे और जो भी डाउट आएंगे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो क्या आता है सबसे पहला माइंड में वर्ड? दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट है क्या? आइए देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आपके सामने स्क्रीन पे क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है क्या? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कोई एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है। सर एक डाउट और आ गया, वो डाउट क्या है? अब आपने कॉन्ट्रैक्ट की बताई, पर ये क्या होता है? ये एग्रीमेंट है क्या? फर्स्ट वर्ड एग्रीमेंट है क्या सर? सेकंड ये एनफोर्सिबिलिटी क्या है? ठीक है, ये दो वर्ड अब तक समझ में नहीं पाए हम। कॉन्ट्रैक्ट तो समझ आ गया, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट व्हाट इज एग्रीमेंट एंड व्हाट इज एनफोर्सिबिलिटी? तो आइए समझते हैं इन सबको। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट क्या है सर? अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। कह रहा है एवरी प्रॉमिस, जो आप प्रॉमिस करते हैं ना, अभी वैलेंटाइन वीक है, प्रॉमिस डे था उसके अंदर, हाँ, तो आपने जैसे जो सारे प्रॉमिसेस किए हैं, एक किया या एक से ज्यादा किए हैं, ठीक है, कह रहा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। आपने एक दूसरे को जो वादे किए हैं ना, प्रॉमिसेस किए हैं, ठीक है, जो कंसीडरेशन ला रहे हैं एक दूसरे के लिए। सर एक कंसीडरेशन, फिर एक नया वर्ड आ गया जी, कंसीडरेशन तो आ गया, पर कंसीडरेशन को भी समझेंगे, आइए समझ लेते हैं। फिर आपने एक को बोला यार मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, हाँ कुछ भी कर सकता हूं, तू बता बस तू मेरी हो जा। हाँ, ये सब क्या है? ये आपके प्रोमिसेस थे। अब इसके साथ आपने बोला तू मेरी हो जा, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी मतलब मैं चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा, है ना? ऐसा कुछ बोल रहा क्या? ये सब बातें जो आपने वादे किए ना, वो सारे प्रोमिसेस हैं। ठीक है, अब इसकी कंसीडरेशन में क्या है? आप उसको चांद तारे देंगे, वो आपकी हो जाएगी। एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन। अरे वाहियात था, आई नो वाहियात था, कोई बात नहीं, फिर भी समझ तो आया होगा। ठीक है, तो हमने बात करी एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस और ए सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। ओ माय गॉड सर, एक डाउट और आ गया। क्या प्रॉमिस क्या है? फिर आपने वादा बता दिया, हमारे वादे और कॉन्ट्रैक्ट के वादे सेम है क्या? आइए देख लेते हैं। कह रहा है जब एक पर्सन जो प्रपोजल देता है और सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेता है। आपने प्रपोजल दिया कि मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और उसने बोला हाँ मैं करूंगी। वो बेचारी फंस गई। हाँ, उसने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब क्या बना कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। बट जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो ही वो प्रॉमिस बनता है। यानी हम बोल सकते हैं प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। ओह माय गॉड सर, एग्रीमेंट समझ आ गया। एग्रीमेंट क्या है? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या है सर? ये हमने एक प्रपोजल दिया, सामने वाले ने उसका एक्सेप्टेंस दे दिया, तो वो क्या बना? एग्रीमेंट। सर कॉन्ट्रैक्ट की एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई, वो क्या थी? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। सर ये वाला पार्ट रह गया है, सेकंड पार्ट को भी समझ लेते हैं। अब एनफोर्सेबल बाय लॉ यानी एनफोर्सिबिलिटी, यानी लॉ का हस्तक्षेप। और लॉ इसमें हमें क्या कहना चाहता है वो देखते हैं। कहना एन एग्रीमेंट टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट। जब एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऑब्लिगेशन अराइज होती है, वो क्या है? मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। वो लीगल ऑब्लिगेशन की तरफ जब बढ़ेंगे हम तो उसे बोल देंगे एनफोर्सिबिलिटी, जहां पे लॉ अपना हस्तक्षेप कर सकता है, आपको बाइंड कर सकता है, आपको बाउंड कर सकता है किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए। आई होप समझ आया। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक प्रपोजल जो एक्सेप्ट हुआ और उस पे लीगल कंसिक्वेंसेस, लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है, यानी एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मेरे हिसाब से अभी तक क्लियर होगी। आई होप चले आगे। हाँ जी, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट की पूरी डेफिनेशन ले ली आपके सामने। एक्सेप्टेड प्रपोजल दैट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को हम बोल सकते हैं दैट इज एक्सेप्टेड प्रपोजल, जो कि एनफोर्सेबल है बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया।
आइए समझ गया, बिल्कुल। तो चलिए आपकी बुक से भी देख लेते हैं। जो आपको आईसीआई मॉड्यूल इश्यू करता है उसमें भी यही बातें लिखी गई है क्या सर? ये तो आप पढ़ा रहे हो, आपकी स्लाइड है, क्या पता लिखा ना हो ये सारी बातें। आइए वो भी चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने आपका मॉड्यूल क्या कहता है, आइए देखते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? द कॉन्ट्रैक्ट टर्म इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H। अरे सर सेक्शन भी याद करने हैं? कुछ कुछ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बताएंगे, लिस्ट भी बनवाएंगे कौन कौन से सेक्शन हमें याद करने हैं। बट पहले समझते हैं क्या कह रहा है ये सर। ये तो वही कह रहा है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। आपने यही बोला था। हाँ सर बिल्कुल यही बोला था मैंने, आपको विश्वास हो गया होगा कि जो आईसीआई मॉड्यूल कह रहा है वही हम कह रहे हैं, कुछ नया नहीं कहा मैंने। तो दो वर्ड आए थे जो हमने समझ ली, क्या? एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी। ठीक है, दोनों चीजें हमने देखी, कोई दिक्कत, कोई डाउट? बट सर एग्रीमेंट भी आपने बता दिया वो क्या था? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ये भी आ गया सर, इसका भी सेक्शन याद करना है? हाँ जी करना है, अंडरलाइन करके रखो, आगे देखते हैं। 2E, ठीक है। उसके बाद सर प्रॉमिस भी आपने बता दिया, क्या? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, मेड जिसको किया गया उसको सिग्निफाई कर रहा है, क्या? सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, अपनी हामी दे रहा है, हाँ भर रहा है। और द प्रपोजल सेड टू बी एक्सेप्टेड, उसे बोल देंगे प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। और प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो क्या बन गया? प्रॉमिस। तो इसके कुछ पॉइंट्स निकल के आए हमारे सामने, जो आपके सामने देख लेते हैं। When the person to whom the proposal is made, वही बात है, डेफिनेशन को टुकड़ों में बांटा। लॉ को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बांट दो, डिवाइड एंड रूल। तो लॉ पे रूल कर रहा है तो डिवाइड कीजिए। सिग्निफाइज हिज असेंट ऑन दैट प्रपोजल व्हिच इज टू मेड, ठीक है। द प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड, ठीक है, ओके एक्सेप्ट हो गया और उसको हमने प्रॉमिस बोल दिया, ठीक है। एनफोर्सेबिलिटी हमने देख ली। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। नीचे एक एग्जांपल दे रहा है, आइए एग्जांपल देख रहे हैं। कह रहा है ए एग्रीज विद बी टू सेल ए कार फॉर 2 लाख, 2 लाख रुपए की अपनी कार बेचना चाहता है बी को, 2 लाख रुपए की। हियर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव कार, ए की ऑब्लिगेशन का है कि वो अपनी गाड़ी देगा। एंड बी का राइट क्या है कि वो गाड़ी रिसीव करेगा। और यहां पे बी की ऑब्लिगेशन क्या है कि वो 2 लाख रुपए देगा। और ए का राइट क्या है कि वो 2 लाख रिसीव करेगा। सो आपने एक देखा, दो पार्टीज हैं, एक का राइट दूसरे की ऑब्लिगेशन, दूसरे की ऑब्लिगेशन पहले का राइट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलो आगे। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है? कह रहा है फादर प्रोमिसेस हिज सन टू पे हिम पॉकेट, अल्लाह पॉकेट मनी, पैसा मिलता है ना आप लोगों को भी, तो वैसे ही आता है 500 रुपए हर महीने हम आपको देंगे, ठीक है। फादर ने बोला मैं आपको 500 रुपए हर महीने दूंगा अपने पुत्र को। बट ही रिफ्यूजेज टू पे लेटर, बाद में पापा ने मना कर दिया, बेटा तू नहीं, तेरे बस की नहीं है 500 संभालना, मना कर दिया। द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन कोर्ट, अब क्या बेटा बाप को ले जाएगा कोर्ट के अंदर? जज साहब मेरे बाप ने मुझे प्रॉमिस किया था पैसे देने का, अब नहीं दे रहा है, प्लीज दिलवा के दो। क्या आप कर सकते हो अपने फादर साहब के साथ ऐसा? मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पापा तो मुझसे जो है वो भी ले लेते हैं, अब देख लो आपका क्या करना है, ठीक है। बट ये हुआ क्या? एग्रीमेंट था क्या वो? हाँ, पर एग्रीमेंट जरूर था, बट वो सोशल एग्रीमेंट था। पापा ने अपने पुत्र को जो किया, सन को जो किया, वो एक सोशल एग्रीमेंट था, उसको आप कोर्ट में घसीट के नहीं लेके जा सकते। दिस इज नॉट क्रिएटेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसमें कोई लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन नहीं थी, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी। दैट इज नॉन एनफोर्सेबल बोल सकते हैं हम इसे, अनएनफोर्सेबल बोल सकते हैं, ठीक है। हेंस ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कोई। हाँ जी, चले फिर आगे। आई होप अभी तक जितना हमने पढ़ा सब क्लियर है, सब अच्छे से समझ आया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे चलने का फायदा तभी जब पीछे क्लियर हो। तो चल रहे हैं हम आगे, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 एग्जांपल देखे, पर अब एक चीज आपने देखा कि सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, पर कमर्शियल बनेगा। फिर तो कमर्शियल एग्रीमेंट क्या होता है, सब कुछ बता दो थोड़ा सा और अच्छा। हाँ जो देख लो ना, बिल्कुल मना कब किया। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एक छोटी सी स्लाइड कमर्शियल एग्रीमेंट की। वो क्या कहती है? हमारे सल्लू मियाँ जी हैं, सल्लू साहब क्या कहते हैं, ये ऑफर कर रहे हैं शाहरुख सर को, क्या? अपनी गाड़ी। सर आप मेरे से मेरी गाड़ी ले लो ना। वो कह रहे हैं हाँ जी ले तो लूंगा, पर कितने में? सर 1 करोड़ में ले लो, ठीक है। और हमारे शाहरुख सर बड़े दिल वाले, कहते हैं हाँ जी हम बिल्कुल लेते हैं, दिल वाले तो हैं ही सर, दिल वाले क्या, हाँ एक्सेप्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर लिया, तो अब एक्सेप्ट कर लिया तो वहां से गाड़ी ट्रांसफर होगी, यहां से पैसा ट्रांसफर होगा, बट साथ में क्या बनेगा? एक एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट बनते ही क्या होगा? मनी ट्रांसफर हो जाएगी। सो फिर ये क्या हो गया? एक कमर्शियल एग्रीमेंट। और ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा? ये एग्रीमेंट यानी एक्सेप्टेड प्रपोजल जो सल्लू मियां ने दिया शाहरुख सर को, क्या? एक प्रपोजल जो एक्सेप्ट किया किसने? शाहरुख जी ने। तो अब इसमें एनफोर्सेबिलिटी की बात हो जाएगी, एनफोर्सेबिलिटी हो जाएगी। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
होनी भी नहीं चाहिए। अगर परेशानी होगी तो फिर कैसे काम चलेगा हमारे होते हुए। तो चल रहे हैं हम आगे। तो अभी हमने दो चीजें देखी, वो थी एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबिलिटी पे थोड़ी सी जरूर बात की, बट अभी और बातें करेंगे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, सम अप करा दो ना। बिल्कुल, आओ बिल्कुल कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। आपने कहा और हमने कर दिया। आपके सामने डिफरेंस दिया है हमने, क्या एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का। कुछ बेसिस पे हम डिफरेंस को देख के चलेंगे। डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, मीनिंग आप पढ़ चुके हैं, फिर भी हम देख रहे हैं एग्रीमेंट क्या है। एवरी प्रॉमिस और ए सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर फॉर ईच अदर, वो क्या है, एग्रीमेंट है। बट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी लीगल एनफोर्सेबिलिटी आ रही है। सर इसका स्कोप क्या है, कह रहे हैं जो स्कोप है ना एग्रीमेंट का, ये वाइडर है, ये बिल्कुल वाइडर है। कैसे सर, ये बहुत लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट की बात करता है, पर कॉन्ट्रैक्ट की जहां बात आती है, इट इज यूज्ड इन ए नैरो सेंस विद द स्पेसिफिकेशन दैट इट इज ओनली लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट। जहां पे लीगल एनफोर्सेबल एग्रीमेंट होगा वही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सोशल नहीं बनेगा। तो लीगल ऑब्लिगेशन में वही आ गया कि एग्रीमेंट मे और मे नॉट एनफोर्सेबल, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर सकता, या जरूरी नहीं है करेगा। हो गई तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो भी है, पर वो एग्रीमेंट जरूर होगा, ठीक है, सोशल और कमर्शियल। तो इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एंड एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टीज। हमेशा पार्टीज को राइट की जरूरी नहीं है, बट नेसेसरी उसमें है, किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में। क्या कर रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन, यहाँ पे राइट्स ग्रांट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेचर क्या है सर, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सर ये कहां से लाए हो आप, ये जो आपने डिफरेंस बनाया? अरे कहीं से नहीं, आपके मॉड्यूल से यार। सर है क्या, दिखाओ ना, लो देखो ना फिर, ये देखो सेम एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। तो क्लियर है मेरे हिसाब से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको सम अप करते हैं, आओ सम अप करते हैं। क्या पढ़ा सर, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सर ये एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन। सर फिर ये प्रॉमिस क्या होता है, सर प्रॉमिस होता है प्रपोजल व्हेन accepted becomes promise। अच्छा सर ये सब है। और एनफोर्सेबल क्या है, जब हम यहां पे लीगल ऑब्लिगेशन राइज कर देते हैं। तो आई होप अभी तक का पढ़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में हमें समझ आ गया होगा। यूनिट 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को जाना सबसे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे वो बात की बातें हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट को समझना पहले बहुत ज्यादा जरूरी था। तो सर अब कॉन्ट्रैक्ट तो समझ लिया, एग्रीमेंट की डेफिनेशन भी देख ली, ठीक है सर, प्रॉमिस भी देख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब हम देखेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कैसे बन सकते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। ये देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर ये अलग अलग बाइफर्केशन क्यों दे रखी है, कुछ हाँ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 6 वैलिड डेफिनेशन दे रखी हैं, यानी वैलिड पॉइंट्स दे रखे हैं किसके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स के। सर ये कौन कौन से हैं, सब चलो सब बातें छोड़ दो, आपसे ही पूछते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करना है हमें, क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो आपने देखा सबसे पहला पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट किया हमने, तो सबसे पहला क्या आया, एक असेंशियल एलिमेंट आ गया किसका, कॉन्ट्रैक्ट का, क्या, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, कि हमें एग्रीमेंट करना जरूरी है। एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट आपको समझ आया होगा कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, एग्रीमेंट करना है। सर एग्रीमेंट हो गया, अब क्या सर, एग्रीमेंट कैसे कर सकते हैं सर, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, आप डरा के धमका के नहीं कर सकते। जो प्लीज मेरे साथ एग्रीमेंट करो कि हम कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, ठीक है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री फ्री फ्री, कोई इन्फ्लुएंशियल या डरा के धमका के नहीं, फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से। सर ये वर्ड क्या है, अरे ये सारे वर्ड्स हैं जो आप इसी में पढ़ोगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। सबसे पहले हमने बात करी कि क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए एज पर सेक्शन
10, उसके बाद क्या होना चाहिए सर? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। सर ये फ्री कंसेंट वही है ना जो आप कह रहे थे, डरा धमका के नहीं करना, कुछ भी करके ऐसा नहीं करना जिससे सामने वाले को लगे कि यार मेरी तो यार मनी नहीं था पर मेरे को फ्री जबरदस्ती ना ला दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है सर। अच्छा चलो, हो गया, पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि फ्री कंसेंट हो गया। हाँ, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करनी है हमें ये देखना है कि पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं वो कॉम्पिटेंट है। हाँ, कॉम्पिटेंट है सर। कॉम्पिटेंट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक है, क्या वो माइनर तो नहीं है, क्या वो इन्फ्लुएंशियल वे में तो नहीं कर रहे, यानी कॉम्पिटेंसीज देखनी है। कहीं ओवर ड्रंक्ड पर्सन आके कॉन्ट्रैक्ट करके चला गया, यानी अपनी नॉर्मल माइंडसेट में नहीं था और कॉन्ट्रैक्ट करके चला गया, तो क्या वो होगा वैलिड? नहीं, वो नहीं होगा। इसलिए हमें कंपिटेंसीज भी चेक करके चलनी है कि कौन कौन सा पर्सन उस टाइम पे कंपिटेंट है। सर ये भी अलग से पढ़ेंगे? अरे सब पढ़ेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो एक ओवरव्यू जो इनिशियल में हमें क्या क्या पढ़ना है ये हम इस यूनिट में देख के चल रहे हैं। पूरा चैप्टर इतना प्यारा है ना, एंड आपके सिलेबस का मोस्टली हाफ पोर्शन बिजनेस लॉ का हाफ स्कोरिंग मार्क्स कॉन्ट्रैक्ट ही दे जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 20 से 24 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट आता है आपका आउट ऑफ 60 मार्क्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। कॉन्ट्रैक्ट में कोई ढील नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो अच्छे से करके चलेंगे, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगला सर हमने ये पढ़ लिया, कंपिटेंसीज ऑफ द पार्टी। सर एग्रीमेंट हो गया, फ्री कंसेंट ले ली, पार्टी भी कंपिटेंट थी। अब देखो ना, कंसिडरेशन देखा था आपने, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। सर ये कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यार तू मेरे लिए ये काम कर दे, सामने वाले का तेरे लिए मर्डर कर दूंगा। ओ माय गॉड, ये तो इलीगल काम करने की बात कर रहा है। कंसिडरेशन में इलीगैलिटी नहीं आनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए? लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। और ऑब्जेक्ट भी, कंसिडरेशन के साथ ऑब्जेक्ट भी, जिस काम के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी लीगल होना चाहिए। फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट को साथ पढ़ के चल रहे हैं हम, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। क्या सर, क्या आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दो कि यार उसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक पर्सन को मारना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, तो वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ही गलत हुआ, इलीगल ऑब्जेक्ट। तो वो काम हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सर अभी तक 5 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुए। क्या? कि सबसे पहला एग्रीमेंट, और जिसके साथ किया उसकी फ्री कंसेंट। सर ये देख लिया, कंसेंट तो फ्री है पर वो कंपिटेंट तो है। हाँ जी बिल्कुल, कंपिटेंसीज ऑफ द पार्टी। सर कंसिडरेशन लॉफुल आएगी? हाँ जी आएगी। लीगल ऑब्जेक्ट के लिए आएगी? हाँ जी आएगी। सर 6 पॉइंट क्या है? कह रहा है नोट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, लॉ में उसको ऑलरेडी वॉइड ना डिक्लेयर कर रखा हो। अरे सर ये वॉइड क्या है? सस्पेंस है, अभी बताते हैं थोड़ी देर में वॉइड क्या है। अभी के लिए समझो, वॉइड मतलब कि वो काम लॉ ने मना कर दिया करने से, कि आप ये काम लॉ के अकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते। लॉ कह रहा है आप ये काम नहीं करेंगे, एक्स काम नहीं करेंगे, वाई काम नहीं करेंगे, आप वही काम तो नहीं कर रहे। तो ये चेक कर लेना, जो आप काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो जिस काम के लिए, वो वॉइड ना हो। तो पहले 6 पॉइंट सर एज पर सेक्शन 10 क्या है सर, याद करवा दो। हाँ जी करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या? एग्रीमेंट किया। अरे सर एग्रीमेंट कर लिया, कंसेंट फ्री में ले ली। फ्री में नहीं ली सर, फ्री कंसेंट। अरे फ्री में ले ली कंसेंट और फ्री कंसेंट इज डिफरेंट। फ्री में तो इंडिया में सब कुछ बिक जाता है, मिल जाता है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले एग्रीमेंट, फिर फ्री कंसेंट, यानी इन्फ्लुएंस्ड कंसेंट नहीं होनी चाहिए, बायस्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब खुद की मन से किया गया होना चाहिए, किसी के डराने से धमकाने से नहीं मिली हो वो कंसेंट। ओके सर जिससे कि वो क्या होनी चाहिए? कंपिटेंट पार्टी होनी चाहिए। सर कंपिटेंट पार्टी भी होगी, सर कंसिडरेशन कैसे मिलेगी? लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन सर ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए। लॉ ने एक्सप्रेसली वो डिक्लेयर ना कर रखा उस काम को, लो वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ सर समझ तो आ गया सर, थोड़ा थोड़ा तो याद भी हो रहा है। हाँ याद होगा, सब कुछ याद होगा। चल रहे हैं फिर हम आगे। सर सेक्शन 10 के 6 पॉइंट्स हो गए। साइड में ही ना सर देखो ना क्या लिखा हुआ है, नोट गिवन बाय सेक्शन 10 बट आल्सो कंसीडर्ड एसेंशियल। ये सेक्शन 10 में तो नहीं है पर ये एसेंशियल्स माने जाते हैं। चलो क्या क्या है आइए देख लेते हैं। सर ये तो पागलों वाली बात कर रहा है फर्स्ट पॉइंट में, 2 पार्टीज। सर अपने आप से कोई कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है? मिनिमम 2 पार्टीज तो चाहिए ना। हाँ तो ये भी तो वही कह रहा है, कंसीडर्ड एसेंशियल। 2 पार्टीज एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अपने आप से कैसे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट? अब सर चलो 2 पार्टी आ गई, 2 पार्टी आ गई, अब क्या करेंगे? अब उन दोनों पार्टी की ना इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, यानी तभी तो होगा। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या है? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो लीगल रिलेशनशिप बनाने की इंटेंशन होगी तभी तो लॉ का हस्तक्षेप यानी एनफोर्सेबल कर सकते हैं लॉ के थ्रू। तो 2 पार्टी, उनकी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन।
ओ माय गॉड, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं सर, लीगल रिलेशनशिप बनाने की मंशा, इंटेंशन। ओके सर, हो गया। अब इंटेंशन है सर, खाली इंटेंशन होने से काम चलेगा? नहीं नहीं नहीं, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या सर? लीगल फॉर्मेलिटीज करोगे तभी तो लीगल इंटेंशन बनेगी, लीगल रिलेशनशिप बनेगी। ओ माय गॉड, मतलब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? इंटेंशन के साथ फॉर्मेलिटीज को भी तो पूरा करके चलना पड़ेगा। खाली सोचने से काम हो जाते हैं तो फिर मैं तो पता नहीं आज अंबानी के घर पे बैठा होता और कहता अंबानी साहब मेरे लिए काम कर दो। नहीं हो सकता ना। उसको काम करने के लिए हमें लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस काम के लिए कर रहे हो उसका एक सर्टेन मीनिंग होना चाहिए, वेग मीनिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर मीनिंग के साथ काम करके चलेंगे ताकि कोई वेगनेस ना आए, कोई हिडन चीजें ना निकल के आए बाद में। सब कुछ क्लैरिटी से सर्टेन सामने आना चाहिए, ठीक है। प्लस कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है, सब कुछ थी, दो पार्टी थी, इंटेंशन थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, कर भी लिया, फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी भी कर ली, ठीक है, मीनिंग भी सर्टेन था। हाँ, पर वो परफॉर्म होना भी तो सही है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया मैडम से, ठीक है, कौन सी, कोई जो भी होगी, ठीक है, क्या दो पार्टी है, ओके ठीक है, हम दोनों थे। मैंने बोला शादी करें, कह रहे हाँ कर लेंगे, ठीक है। खाली सोचने से क्या शादी हो जाएगी? नहीं, फेरे लेने पड़ेंगे, मैरिज जाके रजिस्टर करानी पड़ेगी, चलो वो भी कर दी। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, मीनिंग सर्टेन था कि हाँ शादी करनी है। प्लस एक और भी बात बोली थी कि शादी कैसे करनी है, कि देखो वो बैठी है लंदन, मैं यहां बैठा हूं, अभी करनी है शादी, पॉसिबल है नहीं। और चलो दूसरी बात, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, क्या वो पॉसिबल है परफॉर्म करना? नहीं हो सकता ना। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना। तो मुझे 10 करोड़ दे, मैं तेरे लिए चांद लेके आऊंगा, तारे लेके आऊंगा। अरे नहीं ला सकता सर, तारे ला सकते हो। कौन सी तारे? अरे वायर। क्या बोला? वायर? इससे ज्यादा वाहियात नहीं मिला सर आपको? हाँ, तारे वो नहीं, चांद की तरह स्टार्स, स्टार्स एंड मून की बात हो रही है यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं हमने सर पढ़ा क्या। हमने ये पढ़ा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स होते हैं और कुछ एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 होते हैं, बट कुछ अदर देन सेक्शन 10 भी होते हैं जिन्हें हम एसेंशियल मतलब मान के चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। सर एक बार दोबारा रिवाइज कर लें, सारे 11 पॉइंट्स पढ़े हैं, रिवाइज कर लें। हाँ सर, एज पर सेक्शन 10 करते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है, फिर फ्री कंसेंट होनी जरूरी है। सर इतने से काम चल नहीं सकता क्या? बाकी भी पढ़ने पड़ेंगे? हाँ पढ़ने तो पड़ेंगे। क्या? कंपिटेंसीज ऑफ द पार्टीज, पार्टीज की कंपिटेंसीज देख के चलेंगे। अच्छा चलो, कंपिटेंसीज के बाद लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, उसके बाद लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड लास्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। सर 6 पॉइंट 100% याद हो गए एज पर सेक्शन 10, पर 5 पॉइंट है ना जो अदर देन सेक्शन 10, उस पर थोड़ा सा और फोकस डालो ना। हाँ डालते हैं। सबसे पहले टू पार्टीज, दो पार्टीज होनी जरूरी है। ओके सर, दो पार्टीज आ गई। अब उनकी इंटेंशन कि वो लीगल रिलेशनशिप में जाना चाहती हैं, इंटेंशन आ गई सर। उसके बाद सर खाली इंटेंशन से ही वो फॉर्मेलिटीज लीगल जो है ना, लीगल फॉर्मेलिटीज उसको भी पूरा करके चले। चलो कर दिया, अब क्या करेंगे सर? मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। मीनिंग सर्टेन होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। पता चले ऐसी बातें कर दी हैं जो हमें पता ही नहीं चल रहा, वेग है, नहीं चलेगा कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल नहीं चलेगा सर। और क्या सर? वो काम जो हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में करने की, वो परफॉर्म हो भी पाएगा? कहीं लो ने तो नहीं मना कर दिया? एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर्ड वाला भी पॉइंट अगर हिट कर सकता है तो यहां भी कर सकता है, बट और भी ऐसा जो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा यार, नहीं बन पाएगा। चले फिर आगे। सर समझ आ गया, याद भी हो गया, और सर सही में हमें याद हो रहा है। हाँ आपको ही याद हो रहा है, तो चलें फिर। अब ये जो आपने पढ़ा, आपने समझा, सुना मुझसे, सर इसको एक्सप्लेनेशन कैसे देखेंगे? आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है सारी। क्या कह रहा है देखो, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। ओ माय गॉड, यहां पे नीचे डेफिनेशन दे रखी है सर, उसी की पॉइंट है। ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ, कब? सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे कब? इफ दे आर मेड विद द फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट यानी ये फर्स्ट पॉइंट आया, हमने जो सेक्शन 10 में 6 पॉइंट पढ़े। सेकंड पॉइंट आया फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आया। थर्ड पॉइंट आ गया। और फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, सर ये क्या आया? ये देखो, ये आपका फोर्थ पॉइंट आया, ये फोर्थ पॉइंट आया। ओके सर, विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, लीगल ऑब्जेक्ट की जो हमने बात की थी सर, ये फिफ्थ पॉइंट भी आ गया। हाँ, एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ओह सर, ये तो सिक्स्थ पॉइंट भी आ गया।
माय गॉड, माय गुडनेस, माय गुडनेस, माय गुडनेस। इस छोटी सी डेफिनेशन में पूरे 6 पॉइंट कवर। हाँ जी, यही तो खासियत है कि since section 10 is not complete and exhaustive, there are certain other section which are also contain the requirements for agreement to be enforceable। कुछ और भी सेक्शन है, वो भी पढ़ेंगे। हाँ सर पढ़ेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम पढ़ाएंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। Thus, in order to create a valid contract, following elements should be present। आइए वही सारी बातें जो अदर देन सेक्शन 10 थी, वो सारी बातें हमने यहां दे रखी हैं, सारी बातें यहां दे रखी हैं। ओहो सर, ये तो सामने ही दे रखा है। तो एक काम करते हैं, इसको आप लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। पहले खुद की अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए कि अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमें कितना समझ आया, फिर हम उसकी सेल्फ रीडिंग करेंगे, फिर हमें समझ आएगा या नहीं आएगा, फिर सर आप आओगे, हाँ आएंगे, और फिर हम भी समझा देंगे, तो काम हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये वैलिड है, ये पॉइंट तो बहुत सही किया सर आपने। तो फिर आप पढ़ोगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या, पूरे बिजनेस लॉ की टेंशन आप छोड़ दीजिए, हम लोग सब इतना अच्छा से करके चलेंगे कि आपको मजा इतना आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो फिर आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। बाय बाय, सी यू।